वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की क्लास नंबर टेस्ट नंबर 16 लेके आए हैं। इससे पहले 15 आपको टेस्ट दे चुके हैं। 16 नंबर टेस्ट रोज शाम 8 बजे की इस क्लास में लाइव आपको मिलता है, संडे को छोड़कर। प्रतिदिन 50 प्रश्नों का ये वीडियो, और इस वीडियो का नाम है हमारे सवाल आपके जवाब, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, पॉलिटिकल से संबंधित राजस्थान के संदर्भ में जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं उनके हम चर्चा कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और आशा करता हूँ आप सब घर पे आनंद मंगल होंगे, अध्ययनरत होंगे, अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, कोरोना की चपेट में न आते हुए अपने परिवार की देखभाल करते हुए और आराम से घर पे रहते हुए अध्ययन कर रहे होंगे। यही मेरी मनोकामना आपके साथ है। खुश रहो सदा और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। तो स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन क्लास के वो 50 क्वेश्चन जो हमारे सवाल आपके जवाब पर आधारित है। राजस्थान के किस जिले में दरगाह परिसर में घोड़े की मजार है? घोड़े की मजार कहाँ पे है? राजस्थान के किस जिले में? सीधा सीधा पेपर में आता है। और उस घोड़े की मजार पर आपको पता है चने की दाल चढ़ाई जाती है प्रसाद के रूप में। चने की दाल चढ़ाई जाती है। कौन सी मजार? घोड़े की मजार है। तो कहाँ पे है? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। कौन सा युग्म असंगत है? हिंगलाज देवी तन्नोट, थकम्बरी सांबर, मनसा देवी चूरू, छींच माता बांसवाड़ा। चारों में से कौन सा ऑप्शन असंगत है, यानी असत्य कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और आपको 9 बजे की क्लास का टेस्ट मिल चुका है। 9 बजे की क्लास का आपको टेस्ट मिल चुका है, क्योंकि आपको टाइम दे देता है उसके आंसर और पूरा तथ्य 9 बजे की क्लास में। आज का टॉपिक राजस्थान के त्योहार, तो पूरा ढंग से पढ़ लेना बढ़िया तरीके से और इसके जवाब आपको देने हैं। तो सही जवाब हो जाएगा मनसा देवी का मंदिर झुंझुनू के अंदर है, न कि चुरू के अंदर। वेदांत पारिजात भाष्य की रचना किसने की? बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है वेदांत पारिजात भाष्य की रचना किसने की? अगर दास जी ने, निम्बार्क ने, निम्बारकाज जी ने, रामानंद जी ने या रामानुज ने? वेदांत पारिजात भाष्य उत्तर हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय के निम्बार्काचार्य से संबंधित है, जिनकी पीठ सलेमाबाद अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। किसने? निम्बार्काचार्य के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा? वेदांत पारिजात भाष्य। स्वामी लालगिरी द्वारा परिवर्तित अलख्य संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पे है? संत संप्रदाय से संबंधित बहुत ही जबरदस्त तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस प्रकार के मैं आपको बता रहा हूँ। स्वामी लालगिरी द्वारा परिवर्तित अलख्य संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? तो सीधी सी बात है, बीकानेर के अंदर इनकी पीठ स्थित है। कहाँ पे? कौन सा संप्रदाय? अलख्या संप्रदाय। एक लालदासी संप्रदाय, ध्यान रखना, लालदासी संप्रदाय का संबंध मेवात क्षेत्र से है, ये भी याद रखना। अगला देखिए, ऋषभदेव जी का मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? कालिंजरा, बांसवाड़ा, कामा, भरतपुर, तिजारा, अलवर या नोखा, बीकानेर में? ऋषभदेव जी जैन धर्म के संस्थापक थे। तो जैन और बौद्ध धर्म है, जिनमें से जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी थी। इनका दूसरा नाम भी कई बार आ जाता है, आदिनाथ जी। क्या था? आदिनाथ जी। और एक आप नाम सुनते हो महावीर जी। ये महावीर जी 24वें तीर्थंकर थे। 24वें, ठीक है, 24 तीर्थंकर थे। पहला ऋषभदेव जी। तो इनका जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? चार उग्म से कालिंजरा बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। कामा भरतपुर में भोजन थाली मेला लगता है, ये आपको पता है। अगला, देव बाबा का मंदिर कहाँ स्थित है? देव बाबा का मंदिर वेंकटी फलोदी, बापनी जोधपुर, तिलवाड़ा बाड़मेर। एक ऑप्शन उठ गया, यहाँ लिख देता हूँ, नगला जहाज भरतपुर। नगला भरतपुर। उत्तर क्या आ जाएगा? देव बाबा। कौन से बाबा? देव बाबा। कौन से बाबा है? देव बाबा। गोपाल चिकित्सक है ये, पशु चिकित्सक के रूप में देव बाबा का पूजन होता है। और इनका मंदिर बना हुआ है नगला जहाज भरतपुर में। यहाँ पे नगला जहाज भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है, जाल वृक्ष और मोर पंख को संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं। कौन से संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो जाल वृक्ष को और मोर के पंख को पवित्र मानते हैं? तो कौन से हो सकते हैं? जसनाथी संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, दादू पंथ के, या लालदास जी संप्रदाय? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, क्योंकि मैंने संत संप्रदाय करवाए थे, उसमें पूरा करवाया था। तो जसनाती संप्रदाय के जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं जसनाती, जिनकी मुख्य पीठ कतरिया सर बीकानेर के अंदर है। जसनाथ जी ने इसकी शुरुआत की थी और उसमें 36 नियम दिए थे। राज्य में हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई? राज्य में हरित क्रांति की शुरुआत, क्योंकि
67-68 के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हो जाती है, उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। इस प्रकार देखो, 12 पंचवर्षीय हमारी पंचवर्षीय योजनाएं निकल चुकी है, उसकी जगह योजना आयोग आ चुका है, लेकिन पंचवर्षीय योजना से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत हुई। राजस्थान में कांच उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? अलवर में, कोटा में, धौलपुर में, भीलवाड़ा में। कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा धौलपुर के अंदर ग्लास फैक्ट्री है, आपको पता है कांच के गिलास की। धौलपुर में गंधमादन पर्वत पर कौन सा प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान है? धौलपुर के अंदर है, ये तो आपको क्लियर पता लग गया। गंधमादन पर्वत है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान है? मातरकुंडिया, श्रीकोलायत, रामद्वारा या मचकुंड? कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मचकुंड धौलपुर। कौन सा? मचकुंड जो धौलपुर है वो गंधमादन पर्वत पर स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बेणेश्वर मेला, पुष्कर मेला, केसरिया जी का मेला या फिर मात्र कुंडलिनी का मेला? राजस्थान का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का तो बहुत ही आसान सा उत्तर हो जाएगा पुष्कर मेला अजमेर, जिसको राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो घरेलू पर्यटक है वो पुष्कर के अंदर ही हमारे राजस्थान में आते हैं। विदेशी सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं? जयपुर के अंदर आते हैं। तो लगता कब है? कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। और यहाँ पशु मेला भी विशाल आयोजित होता है। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार आपको बता देता हूँ, क्योंकि सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? रणथंभौर, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान या फिर केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य? तो उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर फैला हुआ है। कितना टोटल कितना फैला हुआ है? 3162 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 1900 जैसलमेर में है और 1262 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान। अगला, राजस्थान में कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है? राजस्थान में कौन सा विभाग है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आयोजित करता है? संस्कृति विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, देवस्थान विभाग या परिवहन विभाग? मैं इस वीडियो में आपको सभी इस प्रकार के क्वेश्चन ले गया हूं कि जो भी एग्जाम में आजकल पूछने लगे हैं। अब वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना हमेशा ध्यान रखना, देवस्थान विभाग कौन है? देवस्थान विभाग है, वो आयोजित करता है, ये याद रखना। अलग अलग विभाग बने हुए, अलग अलग इनके मंत्री होते हैं। 1991 में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया, उसका नाम था 1991 में, अरे आधा रह गया इसमें। 1991 में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, किसको लिए? मरुस्थल विकास, मरुस्थल को रोकने के लिए एक 1991 में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, उसका नाम क्या था? ये ध्यान रखना, मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने 1991 में एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन जलधारा, ऑपरेशन स्माइल्स, ऑपरेशन खेजड़ा या ऑपरेशन हरिधरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन खेजड़ा के तहत मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए 1991 में चलाया गया। सीधा सीधा पेपर में पूछा जा सकता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2016, 2013, 2011, 2010? ये क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुका हूं। 1 जून 2016 से जन्मी बालिका को इसका लाभ मिलेगा, और वो जन्म के बाद, ठीक है, जब से पहली क्लास में पढ़ने लगेगी उसके बाद में 12वीं तक उसको टोटल 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जैसे 10वीं में 25,000 हो जाएंगे, फिर 12वीं तक 25,000, टोटल 50,000 रुपए। और ये सुविधा 1 जून 2016 से शुरू हो चुकी है। पुरुष व स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला मुख्य आभूषण कौन सा है? पुरुष भी पहनते हैं और स्त्रियां भी पहनती है, दोनों गले में पहनती है। वो आभूषण कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। गोरबंद, हमेल, हंसली या कोई नहीं? तो यहाँ दिमाग में से आ गया गला, तो हंसली। क्या पहनते हैं? गले में पहने जाने वाला आभूषण है हंसली। उड़बो क्या है? उड़बो बच्चे के लिए गाया जाने वाला लोरी गीत, वेश्याओं का एक वर्ग है, या घाणी कोल्लू की लाट को रोक रखने के लिए लगाई जाने वाली लकड़ी, या कोई नहीं? तो हुड़बो होती है घाणी। घाणी किसको कहते हैं? अपने खास करके, ठीक है,
गाड़ी, अपने तो गाड़ी खास करके सरसों का तेल निकालते हैं ना, सरसों ले जाते हैं और वो अपनी गाड़ी निकालता है तेल, वो कहते हैं लगभग। तो क्या होता है, गाड़ी के लाट को रोकने के लिए लगाई जाने वाली लकड़ी, तो वही होती है ध्यान रखना। अब तो यंत्र मशीनें वगैरह लगी, पहले क्या है, बैलों के माध्यम से या ऊंटों के माध्यम से या हाथों से उसको गाड़ी निकाली जाती थी। एक लक्कड़ होता था, जैसे यहाँ पे उसको घुमाया जाता था, ऐसे घुमाया जाता था, उसको कहते थे उड़बो। ठीक है। अगला, भूमि के स्वामित्व का अधिकार पत्र क्या कहलाता है। अब अपने पास कोई भूमि है, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी भूमि है, तो हम उसको क्या दिखाते हैं, अपने कहते हैं तेरो के पट्टो बड़े है, पट्टा। रजिस्ट्री होती है ना, जैसे पहले पट्टा ही हुआ करता था, अब रजिस्ट्री होके तहसीलों में पक्का काम होने लगे। पहले पट्टा कहते हैं ना, कि थारो पट्टो है के, कहीं पट्टो बनेड़ो है के, फेर ही मिलाई पट्टा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पट्टो या पट्टा कहते हैं। पट्टो पट्टा भी है, नहीं ध्यान रखियो, एक कागजात होता है किसी भी रूप से, और भूमि का स्वामित्व जिसके नाम होता है उसके नाम लिखा होता है, तो ये पट्टा या पट्टो कहते हैं। नीची जमीन वाला खेत जिसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता है तो क्या कहते हैं। देखो मैं क्वेश्चन सारे प्रकार के लेके आया हूँ, ज्योग्राफी भी है, कल्चर भी है, और हिस्ट्री भी है, और पॉलिटिकल भी है, हर प्रकार के क्वेश्चनों का मिश्रण है। ठीक है, ताकि आप बोरिंग ना हो, और हर प्रकार की क्वेश्चन, क्योंकि कोरोना का ये सीजन चल रहा है, और पिछले साल की तरह फिर ये अब कितने दिन चल सकता है कुछ नहीं कह सकता। अब की बार ये जबरदस्त लहर है, आपको पता है, गांव गांव में कोरोना पहुंच चुका है। अब की बार मृत्यु भी ज्यादा हो रही है, मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। तो इस कारण हमें स्वस्थ रहना है, स्वास्थ्य हमें अच्छा रखना है, दूरियां बनाए रखनी है, और कोई भी घर पे आना आना जाना है, कोई उसको दूरियां रखना है, अनावश्यक कहीं जाए नहीं, जहां जरूरत तो वहीं जाए। ठीक है, और अपने परिवार को भी संभाल करके, क्योंकि एक परिवार के सदस्य बहुत बहुमूल्य होते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं होती है, पैसा नौकरी के बराबर कोई कीमत नहीं होती है। इस कीमत को बचा कर रखना है हमें। और देखो सबसे बड़ी बात, एकदम शांत, हमें कह दिया घर पे रहो, अब कोई काम नहीं है किसी के, और बढ़िया तरीके से घर पे एक कमरे में रूम में अपने घर पे ही परिवार के साथ रहते हुए अच्छा अध्ययन कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। घर का खाना खा के अच्छी सद्बुद्धि परिवार के साथ रहकर जो तैयारी होती है वो कहीं नहीं होती है, और ये मौका भगवान ने दिया है। अब कहीं पॉजिटिव भी है, कहीं नेगेटिव भी है, दोनों ही बातें हैं। तो पॉजिटिव बात यह है कि हम अच्छे तरीके से समय पाठ्यों के अध्ययन कर सकते हैं, और निरंतर रूप से जीके के लिए तो मैं कह रहा हूँ सुबह 7 बजे का और ये 8 बजे का टेस्ट, और 9 बजे 3 वीडियो देखते रहो। किताब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जब तक आपकी दोबारा कोचिंग नहीं लगेगी इतना मैटर तैयार हो जाएगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा। बस आप लगातार देखते रहिए, मिस मत करना एक भी क्लास। तो जो नीची जमीन वाला खेत होता है जिसमें पानी एकत्रित हो जाता है उसको क्या कहते हैं, जो पानी एकत्रित हो जाता है उसको क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, उसको कहते हैं डहर। क्या कहते हैं, डहर कहते हैं। कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहना जाने वाला आभूषण, कान के ऊपरी हिस्से में, ये कान है इसके ऊपरी, आजकल तो आपको पता है ना, ये कान है जैसे, और कान के वो हल्के से यहाँ तो करते करते हैं, आजकल तो यहाँ यहाँ इतने कई, एक लड़की के तो मैंने 9 जगह छेद करके और आभूषण पहन रखे थे वो लोग। के पास में पैसा ज्यादा हो तो इसकी कीमत है 9 जगह। ठीक है, कई बेचारी एक सी एक गाली रखा है, कई 2 ही रखते हैं, कोई 3, देखो देख भेड़ चाल होती होती, कई तो इतने रखते हैं पूरे कान का मोरा काट लेते हैं, बूढ़ ली वही बूढ़ ली गए एडा मोरा निकल रहा है, ऐसे निकाल लेती है कई तो। बस वो अपनी अपनी शौक होते हैं, कई लड़के भी निकालते हैं, देखो कई जगह परंपरा है, पुरुष भी कान बिंदाते हैं। ठीक है, बींद देते हैं, सुराग निकालते हैं और उसमें आभूषण पहनते हैं। लेकिन अपने जैसे कुछ क्षेत्रों में नहीं है तो वो भी शौकिया तौर पर 2 कुंडली बना के रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं पीपल पत्थर, कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहने जाने वाला आभूषण पीपल पत्थर। मैदे, मैगी शक्कर मिलाकर, मैदे मैगी और शक्कर मिलाकर बनाई जाने वाली रोटी क्या कहलाती है। देखो सुनिए, क्या मंडकला, मंडको, मंगजू कोई नहीं, मैदा होता है, मैगी होती है, शक्कर, तीनों मिला के बनाई जाने वाली रोटी, उस क्या कहते हैं, रोटी को बनाइए, क्या रोटी बना के देखना, उसको कहते हैं ना, मैं कहता हूं मंडको, क्या कहते हैं, मंडको। निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है, सामेला, पान, मोसर, जड़ूला। 16 संस्कार है, एक मनुष्य की जिंदगी में 16 प्रकार के संस्कार आते हैं, ध्यान रखना। जन्म से लेकर, जन्म से पहले के 3 है, जन्म से पहले के 3 है, और उसके बाद में बाकी है 13, और अंतिम में जब मृत्यु होती है, अंत्येष्टि होती है। अब देखो, जड़ूला होता है, जड़ूला उतारना होता है ना, तो जैसे बच्चा कुछ 2 साल का ही हो जाता है तो किसी इष्ट देवता की जड़ूला होता है। मोसर, मोसर होता है मृत्यु के बाद जो भोज किया जाता है। बान, बान बिठावा नहीं, आप कहते हैं छोरा की बान बैठ गई, छोरी की बान बैठ गई। एक बान होता है, पार्टी के दिन अपने बान लिखते हैं, बान, यानी वही प्रक्रिया होती है। सामेला, सामेला क्या होता है, जिसको मधुपर्क भी कहते हैं, यानी जब बारात आती है तो सामने जाके एक पंडित होता है और वो स्वागत वगैरह करते हैं ना, मंत्र संत्र पढ़ते हैं, वो सामेला हो गया। अगला, राजस्थान में, निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है, जड़ूला, पनघट पूजा,
पगड़ी का दस्तूर या सामेला? ये क्वेश्चन तो आपको पता लग ही गया, इसका उत्तर पता लग गया। तो सामेला होगा विवाह का होता है, जड़ूला उतारना जन्म जो संस्कार में आ गया, पनघट पानी की पूजा की जाती है, और पगड़ी का दस्तूर होता है पगड़ी बदलना जिसको कहते हैं। कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? अखा तीज, कार्तिक पूर्णिमा, अनंत चतुर्थी या शरद पूर्णिमा? आज शाम को आपको 85% मिलेंगे त्योहार, त्योहार की ध्यान रखना। 85 किसको कहते हैं? 85, 85%। और कभी पेपर दे लेना राजस्थान जीके का, 1 ही % बाहर नहीं जाएगा। आज शाम 9 बजे की क्लास अटेंड कर लेना आप। कौन सा सावा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? तो पता ही है आपको, आखा तीज। अब की बार आपको पता है ना, 25 अप्रैल को रीट का पेपर होना था, उस दिन आखा तीज थी। आखा तीज का मतलब विशाख शुक्ल तृतीया, विशाख शुक्ल तृतीया को बनाई थी आखा तीज, या अक्षय तृतीया कहते हैं जिसको। बीकानेर की स्थापना हुई थी इस दिन शहर की। राजस्थान की प्रथम सीमेंट कंपनी कहाँ खोली गई? राजस्थान की प्रथम सीमेंट कंपनी कहाँ खोली गई? तो आपको पता ही है, लाखेरी बूंदी के अंदर प्रथम सीमेंट कंपनी 1916 में खोली गई। राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल देबारी, ब्यावर, भीलवाड़ा या गुलाबपुरा? तो राजस्थान की जो प्रथम सूती वस्त्र मिल खोली गई थी ना, वो ब्यावर अजमेर के अंदर खोली गई। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और कल परसों मैंने सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में दिया था, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने 500 सिलेंडरों के लिए राजसमंद में संयंत्र स्थापित किया, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हमारे राजस्थान के उदयपुर में, देबारी में इसका मुख्यालय है। राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? 1978, 1991, 1994, 1998? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई? तो उत्तर हो जाएगा 1978 में पहली, दूसरी 1991 में, तीसरी 1994 में, 1998 में। तो लगातार औद्योगिक नीति जारी है। राज्य वित्त निगम की स्थापना कब हुई? ये भी अब की बार कांस्टेबल ने प्रश्न पूछा था। RFC शॉर्टकट में इसका नाम है, राजस्थान फाइनेंसिंग कमेटी। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1950, 1955, 1961 या 1980? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। कमेंट में आपका जवाब आना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी शानदार तरीके से कमेंट कर रहे हैं, मैंने हर रोज मैं उनको देखता हूं, उनके कुछ नाम मैं बोल देता हूं जो सबसे ज्यादा मैं कमेंट देखता हूं, जैसे स्वाति अग्रवाल, मनीषा अग्रवाल, मनीषा शर्मा, मनीषा बिश्नोई, मनीषा कंवर, एक ही नाम से देखो। उसके अलावा पूजा शर्मा, गायत्री अटावत, ठीक है। इसके अलावा पूजा एक शर्मा है, पूनम राठौड़ है, और भी बहुत सारे विद्यार्थी जो शानदार तरीके से, रुकुमा कुमारी है, ये भी बहुत अच्छे से, ममता है, सुमन हुड्डा है, महेंद्र कुमार है। इनके जबरदस्त तरीके से कमेंट आते हैं, बढ़िया तरीके से। आप तो 1955 में वित्त निगम की स्थापना हुई थी, अनीशा बिश्नोई है। रिक्को की स्थापना कब हुई? 1950, 1955, 1961, 1980? जल्दी से बता दीजिए। कुछ एक विद्यार्थियों के नाम बोलता हूँ। सुमनदीप कौर, बेहतरीन तरीके से आपके कमेंट आते हैं। प्रकाश कुमार, गायत्री टाटावत, वंश राठौड़, प्रवीता, सनवार गुर्जर, दिनेश पुनिया जी, और आशा गुर्जर, प्रवीण परिहार, कुलदीप गहलोत, काव्या जोहड़, विजय शर्मा। तो इनके जबरदस्त जवाब है, मैं लगातार आपके जवाब देख रहा हूँ। सपना कुमारी, बहुत ही बढ़िया जवाब। सुमित्रा जाटोलिया, सतपाल सिंह, रूपाली दीपक, बद्री यादव जी, और राजगोला भरतपुर से आपने कमेंट देखे हुए। बहुत सारे विद्यार्थी बड़े शानदार तरीके से कमेंट करते हैं। राजेश गोयल जी, दीपक मंगल, तो बढ़िया तरीके से। पुखराज पुनाव जी, तो 1980 में रिक्को की स्थापना हुई थी। जैविक कृषि अपनाने वाला राजस्थान का प्रथम जिला? जैविक कृषि अपनाने वाला राजस्थान का प्रथम जिला, ये तो आपको पता ही होगा, जयपुर, श्री गंगानगर, डूंगरपुर या कोटा? बहुत बार बता चुका हूँ, डूंगरपुर है जैविक कृषि अपनाने वाला। डूंगरपुर ने सबसे पहले। और गांव पूछे तो दादिया गांव, कौन सा? दादिया गांव। दादिया गांव कहाँ पे है? तो दादिया गांव जयपुर के अंदर है। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादित करने वाला, सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर? पिंकी साहू, उन्होंने कुछ टॉपिक मुझे बताए थे। विनीता खंडेलवाल, विनोद बेरा, गीता ढाका, रविंदर सिंह, वासुदेव सैनी, काव्या गुर्जर, महेंद्र कुमार, अनमोल शर्मा, सुमित जोशी? तो इनके जवाब प्रियंका मीणा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में सीमेंट नगरी कहलाती है, सीमेंट सबसे ज्यादा उत्पादित किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? देखो किसके तहत?
73वें के तहत 11वीं और 74वें के तहत 12वीं जोड़ी गई। और भाग था 9वां। संविधान के भाग 9 में किन अनुच्छेदों का विवरण है? ये क्वेश्चन भी आ गया। संविधान के भाग 9 में किन अनुच्छेदों का विवरण है? टोटल 22 भाग है हमारे संविधान के, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। उनमें से 243 कै से लेकर 243 अण तक अनुच्छेदों का विवरण है। राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब से लागू हुआ? राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब से लागू हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे राजस्थान के संदर्भ में। तो देखो राजस्थान में कब हुआ, तो इसकी तारीख है 23 अप्रैल 1994 को। अगर देश में पूछे तो 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और कल परसों ही पंचायती राज पर हमारी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को अवार्ड दिए गए थे। तो कल आपको अप्रैल मंथ के 100 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें सब आ जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज की स्वर्ण जयंती किस वर्ष बनाई गई? राजस्थान में पंचायती राज की स्वर्ण जयंती, अब देखो 1959 में स्टार्ट हुई। 1959 में स्टार्ट हुई, तो इसमें जब भी हम 50 जोड़ेंगे, स्वर्ण जयंती मतलब 50 वर्ष, 50 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? 2009 में इसकी स्वर्ण जयंती बनाई गई थी। राजस्थान में वर्तमान में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है? राजस्थान में वर्तमान में किस प्रकार की है? तो त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश 1957 के तहत है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? तो जाहिर सी बात है, कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। और जो विद्यार्थी 9 बजे की क्लास अटेंड करता है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। मैं तो ये कहता हूँ लगातार आप अटेंड कर रहे हो क्लासें, तो आपको वही क्वेश्चन, उससे संबंधित क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ताकि आप बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में सेट करो। बात कमेंट अकेले अकेले कमेंट करने की बात नहीं होती है। आपके दिमाग को पूरा खोल के रखो कि क्वेश्चन सीधा सीधा चला जाए, क्लिक करो और आपका उत्तर आ जाए। 5 वर्ष कार्यकाल होता है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए योग्य आयु कितनी रखी है? पंचायती राज संस्थाओं को चुनाव लड़ने के लिए आयु जल्दी से बता दीजिए। हमारे लिए आयु 35, 30, 25, 21 और 18, ये आयु हमारे राजनीतिक संदर्भ में सारी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी होती है 21 वर्ष। देखो अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष आयु। अगर आपको राज्यसभा का सभापति और विधान परिषद का सदस्य, यानी राज्यसभा का सदस्य और राज्यसभा का चुनाव लड़ना है और विधान परिषद का चुनाव लड़ना है तो 30। अगर आपको लोकसभा, विधानसभा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनना है तो 25 साल। अगर आपको सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख बनना है तो 21 साल। अगर आपको वोट डालना है तो आपकी उम्र 18 वर्ष और पंजीयन मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। इतने बता दिए मैंने। मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा की उपाधि दी गई है? मारवाड़ के किस शासक को सन्यासी राजा की उपाधि दी गई है? तो मारवाड़ के शासक थे मान सिंह, जिनको सन्यासी राजा की उपाधि दी गई है। इनके काल में राजस्थान में मारवाड़ के अंदर, जोधपुर के अंदर नाथ संप्रदाय की शुरुआत होती है। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु किस जिले में हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु किस जिले में हुई थी? तो आप जानते होंगे, जोधपुर, करौली, उदयपुर, अजमेर। जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिए। राजस्थान के संदर्भ में स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद आए थे, दोनों दोनों के बारे में बढ़िया तरीके से याद रखना है। तो उत्तर हो जाएगा, मृत्यु इनकी अजमेर में हुई थी, जबकि इनको जहर दिया था जो जसवंत सिंह सेकंड की जो पासवान थी, नन्नी जान, उसने जहर दिया था। जोधपुर में मृत्यु अजमेर में हुई थी। इन्होंने 1883 में परोपकारी सभा की स्थापना परोपकारी उदयपुर में की थी, ये भी याद रखना। और ये दयानंद सरस्वती जोधपुर में रायका बाग पैलेस में जसवंत सिंह राठौड़ को उपदेश देते हैं, ये भी ध्यान रखना। 1730 का खेजड़ली बलिदान किस शासक के समय हुआ था? 1730 इस खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, आपको पता होगा। तो किस शासक के समय ये 363 महिलाओं सहित अमृता देवी ने बलिदान दिया था? तो वो शासक थे अभय सिंह। कौन से थे? अभय सिंह थे। अगला, आनंद विलास भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक हैं। आनंद विलास भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक, ये भाषा भूषण का जो ये भाषा भूषण ग्रंथ है, इसका तो एग्जाम में निश्चित तौर से आना ही आना फिक्स है। एक आनंद विलास, आनंद आता है भाषा भूषण ग्रंथ पढ़ने में। जसवंत सिंह प्रथम, जो 1638 से 1678 तक मारवाड़ के शासक रहते हैं, जसवंत सिंह प्रथम के ग्रंथ हैं। किस शासक की रानी ने युद्ध में हार जाने के बाद महलों के दरवाजे नहीं खोले थे? ये क्वेश्चन भी आ गया, अभी मैं बताने वाला था। किस शासक की रानी के युद्ध में हार जाने के बाद महलों के दरवाजे नहीं खोले? कर्ण सिंह, उदय सिंह, जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह द्वितीय। देखते हैं कौन कौन से विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। लाइक कर दो वीडियो को, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, भूल जाते हैं बेचारे।
सीधा पढ़ते पढ़ते सीधा फोकस करते हैं और अपना काम किया और चले जाते हैं। तो लाइक शेयर का बटन जरूर दबा लिया करो। सही जवाब है जसवंत सिंह प्रथम। जब जसवंत सिंह प्रथम शाहजहां यानी दारा शिकोह की तरफ से लड़ रहे थे और औरंगजेब से हार गए 1658 के युद्ध में, ठीक है, धर्मत के युद्ध में, तो इसकी रानी थी, उसने कह दिया मैं, उसने क्या कहा पता है, दरवाजा नहीं खोला, उसने कहा कि क्षत्रिय या तो युद्ध जीत के आते हैं या फिर वीर गति को प्राप्त होके आते हैं। निम्न में से राव चंद्रसेन से संबंधित शासक नहीं है। कौन सा? राव चंद्रसेन। अब राव चंद्रसेन मारवाड़ का शासक था। मैं आपको बता देता हूँ, 1562 में गद्दी पर बैठा और 1581 में इसकी मृत्यु हो गई, 80 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, देखो अकबर था क्या उस समय? अकबर का कालक्रम बता देता हूँ मैं, 1556 से 1605, तो बिल्कुल था। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 तक था, ये भी बिल्कुल था। राव अजीत सिंह 1688 में गद्दी पर बैठा था, क्या इसके समय था? और उदय सिंह 1540 में गद्दी पर बैठा और 1572 तक रहा, ये भी नहीं था, तो राव अजीत सिंह नहीं था, मारवाड़ का ही शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था? सिवाना, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालोर। खिजराबाद इसने रखा था चित्तौड़गढ़ का नाम, सिवाना का इसने खेराबाद रखा था और जालोर का इसने जलालाबाद रखा था। हमीर देव चौहान की पत्नी का नाम क्या था? हमीर देव चौहान, हमीर की आन बान शान का प्रतीक रणथंभौर दुर्ग 1301 का साका, जिसमें हमीर की पत्नी रंग देवी ने जल जोहर किया था, ये इसकी पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किए? ये सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी ने, ये अभी पीटीआई 2018 थर्ड ग्रेड का पेपर था, उसमें क्वेश्चन आया था, जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर देव पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया? 1290 में। सीधा ऑप्शन ऐसे थे, चारों ऑप्शन ऐसे ऐसे थे, और इसलिए जलालुद्दीन 1290 में गद्दी पर बैठता है और 1296 में इसकी हत्या कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। अमीर देव ने जलालुद्दीन खिलजी के किस सेनापति को शरण दी थी? अमीर देव ने जलालुद्दीन खिलजी के किस, यहाँ अलाउद्दीन है भी, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को शरण दी थी? तो ये मोहम्मद शाह को दी थी। मोहम्मद शाह एक मंगोल सेनापति था और अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना बेगम से ये प्रेम कर बैठा, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इसको मारना चाहता था। तो मोहम्मद शाह अमीर देव की शरण में चला गया, इसलिए तो कहते हैं शरणागतों का रक्षक। और हमीर हट, इसने हट पकड़ लिया कि ये मेरा अब शरण में आया हुआ है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी से संबंधित है? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा शिवनाथ के नेतृत्व में ये नारा दिया जाता है, किस छावनी से संबंधित है? जल्दी से कमेंट कर दो। मैं साथ साथ में आपको तथ्य बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कुछ अलग पता लग जाए। तो एरनपुरा छावनी, जहां 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगा, और पूर्वियों की क्रांति भी कहते हैं इसको। ये भाई आपके पूरे 50 क्वेश्चन हो गए। अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करते जाना, मन में सोच के जाना कि आज हमें वीडियो को लाइक करना है, सारे विद्यार्थी शेयर करना है। तो रोज 8 बजे आपको ये क्लास मिलती है, रोज 8 बजे फिक्स, एक संडे को छोड़कर ध्यान रखना, और 9 बजे भी मिलती है। आप हमारे टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें आपको लिंक प्राप्त होता रहेगा, और सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी प्राप्त होती है और कोई और नई भी सूचना प्राप्त होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप ज्वाइन जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।